चलेगा। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है यूथ क्लास पे, है ना। आज देखिएगा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी मैसेज और काफ़ी जो कॉल्स आए हैं वो मुख्य परीक्षा को कैसे हैंडल करें और कैसे टैकल करें, इस चीज़ को लेके आए हैं। काफ़ी मैसेज थे और काफ़ी व्हाट्सअप कॉल थे। काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट भी थी कि सर इस मुद्दे पे ज़रा विचार कीजिएगा कि ठीक है कैसे करें, क्या करें और किस तरीके से अपनी मेंस की प्रिपरेशन करें। जैसे आप लोग भी हो, अभी एंटी जिनका मेंस है ठीक है, बाकी अभी किसी का पीसीएस मेंस भी बनेगा। दूसरा देखिएगा, आपका टारगेट है, लगभग उत्तराखंड के हर ग्रुप सी बच्चे का टारगेट रहता है आरओ, ठीक है। तो जिस तरीके से, जिस अप्रोच से मैं आपको बताऊंगा, यही आप डील कर सकते हो इन फ्यूचर में आरओ की जो पोस्ट आएगी उसमें, है ना। तो कैसे डील करना है, क्या करना है, किस तरीके से हम लोग जो कंफ्यूजन में रहते हैं, ठीक है, वो मैं अपने अनुभव से और अपने तरीके से आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। और सोर्स, किस तरीके से सोर्स है, आप आज ही से उसको, उन सोर्सों को ले, और जो मैं एडवाइस दूंगा वो बहुत जरूरी है। काफी रिसर्च के साथ ये टॉपिक मैं बना रहा हूं, है ना। तो इसको जरा गहनता से देखिएगा, ठीक है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूं कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिएगा, मुख्य परीक्षा का सबसे पहला बिंदु क्या रहता है मैं आपको बता दूं। यहां पे, ठीक है, जो अभ्यर्थी रहता है, जो उम्मीदवार रहता है, उसकी बुक इनडायरेक्ट जाती है। अब इसका मतलब क्या है समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य परीक्षा में सबसे पहली बात है, देखिएगा, मुख्य परीक्षा की जो बुक है, जो आप लिखोगे, जो कंटेंट वहां पे क्या करोगे, एक्सप्रेस करोगे उस बुक में, वो जाती है इनडायरेक्ट। परीक्षार्थी जो जो शिक्षक होता है उसके पास जाते हैं इनडायरेक्ट, जो पैनल होता है, परीक्षा पैनल, ठीक है। वहां पे दिखेगा, आप कितने भी बड़े सुपरस्टार हो, ठीक है, या आप कितने भी बड़े क्यों ना, क्या कहते हैं, माइंड वाले हो, क्यों ना आपने, क्या कहते हैं, प्री में टॉप कर रखा है, वो सभी चीजें मायने वैल्यूबल नहीं रहती हैं। समझ में आना, यहां पे वैल्यूबल रहती है कि आपकी बुक इनडायरेक्ट ही गई है, ठीक है। टॉपर की भी गई है यहां बुक, अभी भी किसके पास, शिक्षक के पास, और जो सबसे लास्ट आने वाला है उसकी भी बुक गई है शिक्षक के पास। शिक्षक के लिए ना तो कोई सुपरस्टार है, उसे पता नहीं है, ना कुछ है। इस इनडायरेक्ट जो आपकी बुक गई है आपके तरीके से, जो शिक्षक के पास, वही बताएगी कि आप सुपरस्टार बनोगे या नहीं बनोगे। यहां पे सुपरस्टार बनना किन चीजों पे, किन पैमानों पे होगा, वो मैं बताऊंगा। कैसे सुपरस्टार बन सकते हो, पढ़ना आपको है, सुपरस्टार कैसे बन सकते हो, उस पे मैं आपकी कुछ मदद जरूर करूंगा, ठीक है। तो ये पहली बात याद रखिएगा कि उम्मीदवारों की बुक इनडायरेक्ट दी जाती है। वहां पे अगर कोई बहुत बड़ा टॉपर है, मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा टीचर है, दैट इज नॉट, ये चीजें वैल्यू नहीं करती है। वैल्यू करती है कि बुक जो आई है वो किस लिहाज से, किस कंटेंट से आई है। अब मैं बता रहा हूं किस किस कंटेंट से आपने अपनी बुक को गुजारना है और किस तरीके से आपने जो है अप्रोच करना है। समझ में आना, ये तो आपको समझ में आया ना, ये मेनली है, समझिएगा। एक एग्जांपल है कि आप भी जो है मुख्य परीक्षा का भाग हो, तो आप भी जो है इस मुख्य परीक्षा में आराम से निकल सकते हो। कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है, और एक सुपरस्टार के तौर पे आप लोग जो है सामने निकल सकते हो। अपने आप को चैलेंज देना ही सबसे बड़ी चुनौतियां होती है। आज कुछ बुक ऑफ सोर्स बताऊंगा, वो पढ़नी बहुत जरूरी है आपको, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। मेरा पर्सनल अनुभव है और मैं भी आजकल वो पढ़ रहा हूं, तो काफी कुछ सीखने को मुझे मिल रहा है। देखिएगा बच्चों, जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा बिंदु है, ठीक है, ये है प्रश्न को समझने। ये देखिएगा, इसमें बहुत बड़ी चीज आ जाएगी, प्रश्न को समझने। वैसे पहला बिंदु ले सकते हो, ठीक है, प्रश्न को समझने व विखंडित करने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिएगा, मैं जो चीजें आपको बताऊंगा वो आपको करनी है। प्रश्न को समझने व विखंडित करने, मतलब प्रश्न को समझना है और विखंडित करना है। आप मेंस परीक्षा दोगे, जिन भी नए बच्चों का होगा, एंटी मेंस होगा, जो भी होगा,
वहां पे आपको सबसे पहला ये डील करनी है कि प्रश्न को समझना है और उसे विखंडित करना है। अगर आप प्रश्न को समझते हुए उसे विखंडित कर पा रहे हो, समझिएगा, प्रश्न को समझ रहे हो और उसे विखंडित कर पा रहे हो, वेल एंड गुड। अगर आप प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हो, उसे विखंडित नहीं कर पा रहे हो, आपको आने वाला क्वेश्चन भी, जैसे अभी बताऊंगा आगे, आपको आने वाला क्वेश्चन भी आपके मार्क्स काट देगा। समझ में ना, यहां पे जो बात कही गई है, जो मतलब मेंस मुख्य परीक्षा के टिप्स देते हैं, जो बहुत बड़े विद्वान, समझ में ना, जो मेंस की तैयारी करते हैं, वो कहते हैं कि प्रश्न को समझने और उसे विखंडित करना सबसे महत्वपूर्ण है। ये बताते हैं कि प्रश्न को समझने और विखंडित करने के पीछे जो है कुछ चीजें इन्वॉल्व है। मैं बता रहा हूं क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, वो मैं बता रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल, प्रकाश डालिए, समझेगा इन चीजों को, प्रकाश डालिए। जैसे विश्लेषण कीजिए, विश्लेषण। जैसे आलोचना, आलोचना। फिर समीक्षा कीजिए। जैसे आपसे क्वेश्चन आ गया, मैं बता रहा हूं, असहयोग आंदोलन की आलोचना कीजिए। असहयोग आंदोलन पे प्रकाश डालिए, असहयोग आंदोलन पर विश्लेषण कीजिए, असहयोग आंदोलन की समीक्षा कीजिए। तो मैंने क्या बोला बताइएगा, मैंने यही बोला कि प्रश्न को समझने व उनको विखंडित करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। समझ में आना, और भी जुड़ सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ठीक है, वर्णन हो गया, मूल्यांकन हो गया, मूल्यांकन भी लिख लीजिएगा, सब लिख लीजिएगा, मूल्यांकन, वर्णन, जो जो मैं बता रहा हूं इन सबको नोट भी करते रहना, यही वैल्यूएबल होता है। अब उनने बोला कि असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन कीजिएगा। एक ही क्वेश्चन को मैं इन सभी, ठीक है, जो सभी लग के आते हैं मेंस में, इन सब के साथ कर रहा हूं। पहला आएगा असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन करिए, असहयोग आंदोलन का वर्णन करिएगा, असहयोग आंदोलन पे प्रकाश डालिएगा। हम लोग समझ लेते हैं कि तीनों एक ही चीज है, लेकिन नहीं, तीनों अलग अलग चीज है। एक जगह मूल्यांकन के लिए पूछ रहा है, एक जगह वर्णन के लिए, एक जगह प्रकाश डालिए के लिए। समझ में ना, अभी मैं आपको बताऊंगा कि मूल्यांकन में क्या करोगे और प्रकाश डालिए में क्या करोगे। सिंपल आ गया तो कोई वेल एंड गुड, आपकी किस्मत अच्छी है कि उसने सिंपल दे दिया, है ना। अगर वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन देता है कि असहयोग आंदोलन की समीक्षा कीजिएगा, हम एग्जाम हॉल में होंगे, मेंस देंगे, हमें क्या होगा, आते हुए भी हम लोग संदेह में रहेंगे, आखिरकार ये समीक्षा है क्या। यार हम लोग, मैंने दे चुका हूं, हम लोग इस पैनल से गुजर चुके हैं और मेंस की तैयारी नहीं की थी, तो सेम कंडीशन थी, हल्का फुल्का पढ़ा था, उतना भी नहीं पढ़ा था, और जैसे एग्जाम हॉल पे गए थे तो इन शब्दों ने ही जो है आने वाले क्वेश्चन के प्रति संदेह पैदा कर दिया। आपके साथ भी होगा, देखिएगा कैसे होगा भाई। सपोज करिएगा उसने दे रखा है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की विश्लेषण या आलोचना कीजिएगा, है ना, आलोचना कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना कीजिएगा या समीक्षा कीजिएगा। अब हमें ये तो पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है, ठीक है, 1942 में चला, गांधी जी ने क्या किया, किस किस की क्या भूमिका थी, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया, जो भी है सब चीज हमें पता है। लेकिन जब तक हम घर पहुंचेंगे और जब तक हमें पता नहीं चलेगा, तब तक हम संदेह में रहते कि आखिरकार वो आलोचना के लिए बोला यार उसने, आखिरकार समीक्षा के लिए बोला, उसने मूल्यांकन पूछा यार, फिर भी मैंने अपने तरीके से लिख दिया। अगर ये छोटी छोटी चीजें आप लोग समझ जाते हो तो आप लोग श्योर हो जाओगे कि जो मैंने लिखा है वो बेस्ट लिखा है और मैंने समझते हुए उसको लिखा है। तो यही एक प्रश्न के को समझना और उसको विखंडित करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर उस प्रश्न के पीछे आप मूल्यांकन को नहीं समझ पा रहे हो, वर्णन को नहीं समझ पा रहे हो, प्रकाश डालिए इस सेंटेंस को नहीं समझ पा रहे हो, विश्लेषण, आलोचना और समीक्षा को नहीं समझ पा रहे हो, तो आपका क्वेश्चन आते हुए और वैल्यूएबल होते हुए भी इन चीजों की वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। पहला समझे, नोट कर लो और लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं। अब मैं आपको एक एक करके बताते रहता हूं इसी में, ठीक है। मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, बहुत लड़कों ने क्वेश्चन आए थे कि सर गाइड कर दो, है ना, कोई नहीं। सबसे पहला लिखिएगा, इसका मतलब क्या करोगे आप लोग, व्याख्या लिखते रहिएगा, वर्णन, व्याख्या, वर्णन, विवरण, स्पष्ट
विवरण स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट, प्रकाश डालिए, प्रकाश डालिए, प्रकाश डालिए। अगर आप उत्तराखंड यूकेपीएससी का मेंस करना चाहते हो इन फ्यूचर में, ठीक है, यूकेपीएससी का मेंस करना चाहते हो, तो मैंने पहली हेडिंग बनाई है कि प्रश्नों को समझना और प्रश्नों को विखंडित करना, वो हेडिंग है। और उसके अंतर्गत पहला वो टॉपिक है, समझ लो, उसके अंतर्गत पहली हेडिंग ये है कि अगर प्रश्न के अंत में वो व्याख्या पूछता है, वर्णन पूछता है, विवरण पूछता है, स्पष्ट पूछता है, प्रकाश डालिए पूछता है, तो इन सभी का मतलब एक ही होता है। समझ में आया ना? इन सभी का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब यह है कि जो एग्जामिनर है वो उम्मीदवार से, समझ में आया ना, उम्मीदवार से क्या करना चाहता है, देखिएगा, उम्मीदवार से उस टॉपिक को सरल व आसान भाषा में, सरल व आसान भाषा में समझना चाह रहा है, सरल व आसान भाषा में समझना चाह रहा है। जैसे कैसे, मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने कहा जम्मू कश्मीर की स्थापना क्यों हुई, नहीं, मैंने कहा जम्मू कश्मीर की स्थापना कब हुई, आपने बता दिया। मैंने कहा क्यों हुई, किस लिए हुई, किस प्रकार से हुई, तो मैंने उलझा दिया ना। जैसे मैंने कहा आपका घर कहां है, आपने कहा सर नॉर्मली देहरादून में है। मैंने कहा वेल एंड गुड। मैंने कहा क्यों है आपका घर देहरादून में, दो चीजें हैं, समझ में आना। मैंने कहा आपका घर देहरादून में है, सिंपल सा पूछा आपका घर कहां है, आपने कहा सर देहरादून में है। तो ये वही है, व्याख्या, वर्णन, विवरण, स्पष्टीकरण और प्रकाश डालिए। ज्यादा घुमा फिरा के नहीं है, सरल और आसान भाषा में जहां पे भी क्वेश्चन के पीछे आए वो देना है। ज्यादा आपने इस पे जो है, ठीक है, अपना जो है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर पछता जाओगे। आप विद्वान हो, मैं मान रहा हूं, आप बहुत बड़े विद्वान हो, मेरे से भी बड़े विद्वान हो, लेकिन ज्यादा और ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नॉलेज ले डूबता है। तो इसलिए जिन जिन चीजों को मैं कह रहा हूं तरीके से समझिएगा, ठीक है। तो उम्मीदवार को सरल व आसान भाषा में देना पड़ता है। और दूसरा देखिएगा, विवरण और वर्णन आता है, इन दोनों में से विवरण व वर्णन आता है। तो देखिएगा, स्पष्ट, प्रकाश डालिए, व्याख्या तो सरल और सिंपल में करना है, वर्णन और विवरण को भी सरल भाषा में करना है। लेकिन अगर वर्णन विवरण दे तो इसमें आपको थोड़ा तथ्यों को ज्यादा शामिल करना होता है, थोड़ा ज्यादा तथ्यों को शामिल करना होता है, ज्यादा फैक्ट को, मतलब, ठीक है। जब भी विवरण और वर्णन आए, सरल भाषा में तो देना ही है, थोड़े फैक्ट और तथ्य थोड़ा ज्यादा करना है अकॉर्डिंग टू व्याख्या, प्रकाश डालिए और स्पष्ट के। उससे थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल पे उस पे क्या डालोगे, तथ्य और प्रकाश डालोगे। आप समझ पा रहे हो ना, ठीक है। मैं भी इसी स्तर से गुजर रहा हूं, मैं भी यही चीजें सीख रहा हूं अभी, क्योंकि इन फ्यूचर में अगर एनटी हो गया और पीसीएस मेंस होता है, इन फ्यूचर में 96 97 नंबर में आ जाता है प्री में, हालांकि 100 के आसपास में होंगे, 2-3 क्वेश्चन बोनस बन रहे, ऐसा है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी से मैं, टाइम कम है हमारे पास, तो हमें इन चीजों को समझ के लेके चलना है, ठीक है। ये चीजें दिमाग में बैठा देनी है बस। अगर आपको मेंस करना है तो मेंस से पहले ये एक प्रकार से आपको ये समझना है कि उत्तर लेखन शैली की ये क्या है, ये सिलेबस है, याद रखिएगा, उत्तर लेखन शैली का सिलेबस है ये, समझ में आया ना। इसको समझ गए तो डेली जो मैं बता रहा हूं चार्ट लेके, जहां पे पढ़ते हो, जहां पे करते हो, उसके आगे लगा दो कि सर ने इसमें ये बताया, इसमें ये बताया, इसमें आप पढ़ लेना, ठीक है। मैंने दृष्टि, आईएएस मेंस और बहुत सारी मेंस की किताबें लेके आया हूं। सुबह से इन्हीं चीजों को लेके क्या करते हैं, बढ़िया से टॉपिक बनाया कि किस तरीके से मैं आपकी मदद कर पाऊं। मेरा काम है आपकी मदद करना, समझ में आया ना। आपकी जो भी परेशानी आती है, जो भी व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, जो भी फोन कॉल्स आते हैं, उनको लेके मैं करता हूं। हालांकि आज ग्रुप सी वाले छात्र थोड़ा दिक्कत में होंगे कि सर ने हमारी क्रिया आनी थी वो नहीं पढ़ाई, लेकिन बच्चों टेंशन मत लेना यार। आप भी एआरओ आरओ की जब तैयारी करोगे तो ये वीडियो बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। पहला समझ में आया ना। अब दूसरा देखिएगा, दूसरे प्रश्न में क्या होता है, आलोचना, समीक्षा। दूसरा प्रश्न के अंत में आपसे पूछ सकता, आलोचना कीजिएगा, समीक्षा कीजिएगा, समीक्षा अधिकारी बन जाओगे तो समीक्षा भी पूछ सकता है, ठीक है। प्रशिक्षण, निरीक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षण, निरीक्षण,
ठीक है। और आपका आलोचना, और एक आलोचना, आलोचना हो गया ना, ठीक है। समीक्षा, समालोचना, समालोचना, ये 5 आएंगे। तो लिखेगा ये 5 जो शब्द है एक ही वर्ग के हैं, एक ही वर्ग के हैं। मतलब इनका जो मतलब है, जो एग्जामिनर है उसका इन 5 का पूछने का एक ही मतलब है। वो क्या चाहता है इसमें, अगर आपसे पूछेगा कि आप लोग जो है असहयोग आंदोलन की आलोचना कीजिए, समीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए, निरीक्षण कीजिए या समालोचना कीजिए, कोई भी लास्ट में आए, तो वो वहां पे आपको उस तथ्य तो पूछेगा ही, तथ्य तो मांगेगा, तथ्य से संबंधित उस क्वेश्चन में गुण और दोष को क्या करना चाहता है आपसे, उससे संबंधित उसके गुण और दोष पूछना चाहता है। याद रखेगा, इन सब में आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन है उसके गुण और दोष को दर्शाना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा नेगेटिव नहीं होना है। मैं पहले बता रहा हूं, किसी भी चीज के प्रति आप गवर्नेंस का हिस्सा बनने जा रहे हो, प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हो, तो एक बात बताओ, सरकार की जितनी भी नीतियां हैं उनकी ज्यादा बहसबाजी नहीं करनी है, ज्यादा नेगेटिव अप्रोच में नहीं लिखना है, पहली ही बात बता रहा हूं, ठीक है। ज्यादा नेगेटिव अप्रोच में कर दोगे तो सीधे ही स्टार्टिंग में बाहर कर दी जाओगे, चाहे कितना भी अच्छा अपने तार्किक तथ्यों के साथ और इस तरीके से समझते हुए क्वेश्चनों को क्यों ना हैंडल कर रखा हो। तो आई बात समझ में, आलोचना, समीक्षा, परीक्षण, निरीक्षण, समालोचना सभी एक ही वर्ग के हैं। इसमें तथ्य के साथ साथ आपको क्या दिखाना पड़ता है उस क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन के गुण और दोषों में बात डील करनी पड़ती है। समझ में आया ना, लिख लीजिएगा। हाँ, मतलब अच्छाई, बुराई, गुण, दोष यही है, मतलब उसकी अच्छाई बुराई। एग्जामिनर ऐसे लास्ट क्वेश्चन में ऐसे शब्द डाल के उस टॉपिक की अच्छाई और बुराई आपसे पूछना चाह रहा है, देखना चाह रहा है कि आपको पता है या नहीं है, आप मेंस के काबिल हो या नहीं हो, आप प्रशासन का हिस्सा बन सकते हो या नहीं बन सकते हो। देखो यार, मैं आपको बता दूं, आपको मेंस लिखना है ना, तो तरीका यही है, इस तरीके से पढ़ना तो आप जिससे भी पढ़ते हो पढ़ो, लेकिन मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं कि मेंस का कैसे लिखा जाता है और कैसे बेहतर तरीके से वहां से अपने आप को निखार सकते हो। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है, ग्रुप सी वाले, जो हमारी स्थिति में और आपकी स्थिति में है। बहुत सारे, तो मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है, बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो सीधे मेंस की तैयारी करते हैं, उनका माइंडसेट पहले ही से मेंस होता है, वो ग्रुप सी लेवल लेके नहीं चलते। लेकिन चूंकि मैं जो हूं, मैं ग्रुप सी लेवल से उठा हूं, तो मैंने मेंस दिया है, तो मुझे पता है कि हमें कहां कहां पे टेंशन होती है और कहां कहां पे समझने में हम लोग नाकामयाब हो जाते हैं, जिससे अगला बच्चा जो है टारगेट कर लेता है, समझने में ही नाकाम होते हैं प्रश्न को। जैसे मैं ये बता रहा हूं, ये चीजें बता रहा हूं, यही चीज समझने में हम लोग नाकाम हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हमसे कम नॉलेज वाला भी अच्छे मार्क्स ला जाता है। क्यों? क्योंकि वो ये समझ पाता है, हम समझ ही नहीं पाते हैं। अब हम आलोचना कीजिए, समालोचना कीजिए, यहाँ पे गुण दोष हम सिंपल सा ही लिखते चले गए, मैं वही तो कह रहा हूं, सिंपल लिखते चले गए, जबकि एग्जामिनर इसमें गुण दोष पूछना चाह रहा है। समझ में आ रहा है? जबकि वो चाह रहा है कि आप वैल्यूएबल हो, आपको हर चीज का पता हो कि अगर मैं समीक्षा पूछ रहा हूं आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि समीक्षा में मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, अच्छाई और बुराई पूछना चाह रहा हूं, निरीक्षण में भी अच्छाई बुराई, परीक्षण में भी अच्छाई बुराई, समालोचना में भी अच्छाई बुराई और आलोचना में भी अच्छाई बुराई। आलोचना तो करनी है, आलोचना का मतलब ये मत समझना कि क्या कहते हैं बुराई बुराई दर्शा दो, इसका मतलब अच्छाई भी दर्शाना होता है, ठीक है। अगला लिखेगा मूल्यांकन, मूल्यांकन। अगला लिखेगा आएगा कि लिखते भी रहिएगा कि जो बंगाल विभाजन हुआ था उसका मूल्यांकन कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बना देगा, लिख लीजिएगा। मूल्यांकन का मतलब होता है निर्धारण करना, निर्धारण करना, समझ लो, निर्धारण करने में है। मतलब यहां पे अगर आपसे बंगाल विभाजन पूछ रहा है, बंगाल विभाजन पूछ रहा है, तो यहां पे आपको बंगाल विभाजन को निर्धारण करना है कि किस एवज से बंगाल विभाजन हुआ, मतलब मूल्यांकन, उसकी वैल्यू दिखानी है। समझ में आना, यहां पे आपको निर्धारण करना है। निर्धारण का मतलब क्या है? अंक करना है, यानी कि आपको उसकी बात जो है, बंगाल विभाजन क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उन बातों को आपको क्या करना है, बिल्कुल निर्धारण करना है कि हाँ भैया इसलिए हुआ था, ये कारण थे, ये रीजन थे, तभी कि तो मूल्यांकन पूछना है ना। मैं बोलूं कि इस बच्चे का मूल्यांकन करो,
अब आप देखोगे इस बच्चे का मूल्यांकन करोगे तो आप क्या करोगे, स्टार्ट से लेके एंड तक उसकी दिनचर्या देखोगे, क्या उसके पास सोर्स है क्या नहीं है, किस तरीके से, वही आपको मूल्यांकन वाले क्वेश्चनों में करना पड़ता है। यानी कि उस बच्चे का आप मूल्यांकन कर लोगे, कितने बजे उठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या करता है, तब जाके तो आप निर्धारण कर पाओगे ना कि क्या करना है इसके साथ। समझ में आना। इस ऐसे क्वेश्चनों में आप निष्कर्ष भी लिख सकते हो। ऐसे क्वेश्चनों में आप निष्कर्ष, मूल्यांकन वाले क्वेश्चनों में आपका निष्कर्ष ज्यादा आ सकता है। समझ में आना, क्योंकि आपको निर्धारण भी करना होता है कई बार। तो समझ में आया ना, याद रखिएगा। देखिएगा विश्लेषण और संश्लेषण, विश्लेषण और संश्लेषण, विश्लेषण व संश्लेषण दो पूछ सकता है। देखिएगा दोनों में आपको बता रहा हूं। संश्लेषण, विश्लेषण और संश्लेषण आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि विश्लेषण कीजिएगा। विश्लेषण करने में क्या होता है बच्चों, ठीक है, देखो पहले संश्लेषण और विश्लेषण एक दूसरे के अपोजिट है, लिख लीजिएगा, विलोम है एक दूसरे के, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा विश्लेषण का मतलब क्या होता है कि किसी एक कथन को बहुत सारे डायग्राम में आपको तोड़ना पड़ता है, एक कथन को बहुत सारे हिस्सों में तोड़ना पड़ता है। और संश्लेषण का मतलब क्या होता है, बहुत सारे कथनों को, समझ में आना, बहुत सारे कथनों को एक ही कथन में रखना है, बहुत सारे कथनों को जोड़ के एक कथन में रखना है। समझ में आ रहा। विश्लेषण का मतलब है कि बहुत सारे एक कथन है, समझिएगा, उसने असहयोग आंदोलन दे रखा है तो आपको असहयोग आंदोलन ही टारगेट करना है, उसके अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करनी है। असहयोग आंदोलन एक कथन होगा और उसको लेके कई अनेक कथन सरल आपको बनाने पड़ेंगे। विश्लेषण होगा तो विश्लेषण क्वेश्चन जो संश्लेषण वाला होगा तो उसमें आपको बहुत सारे कथनों को, बहुत सारी चीजों को एकत्रित करके लिखना है, ठीक है। और इसमें एक चीज को बहुत सारे डायग्राम में दिखाना है विश्लेषण में, और संश्लेषण में बहुत सारी चीजों को एक करना है। तो ये समझना पड़ेगा आपको, है ना। इतना समझ में आया। प्रकाश को क्वेश्चन को समझना। दूसरा लिखेगा उत्तर की रूपरेखा तैयार करना। दूसरा जो पॉइंट है मेंस के लिए, उत्तर की रूपरेखा तैयार करना, ठीक है। क्या? उत्तर की रूपरेखा तैयार करना। इसमें आपकी भूमिका आएगी, भूमिका में क्या लिखे क्या नहीं लिखे, बीच में बॉडी आएगी, लास्ट में निष्कर्ष आएगा, वो क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। भूमिका आएगी, निष्कर्ष आएगा, उत्तर की रूपरेखा तैयार करना। सीधे उसने पूछा, आप सीधे लिख रहे हो, सीधे लिख रहे हो, बिल्कुल वो समझ ही नहीं पाएगा। पहले आप भूमिका लिखोगे, है ना, भूमिका लिखने वाले क्वेश्चनों में भूमिका लिखोगे और जिसमें निष्कर्ष पूछा होगा उसमें फाइनल में निष्कर्ष निकालोगे। तो मतलब अपने हिसाब से उत्तर की रूपरेखा तैयार करना। अगर आप इस तरीके से उत्तर की रूपरेखा तैयार नहीं कर पा रहे हो, क्या भूमिका लिखनी है, क्वेश्चन में भूमिका है कि नहीं है, इसमें क्या भूमिका निकालनी है, इस क्वेश्चन का निष्कर्ष निकलेगा कि नहीं। मैंने आपको बताया कि आप कैसे क्वेश्चनों में निष्कर्ष निकालोगे, ठीक है, जहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, निर्धारण करना पड़ेगा, यानी कि मूल्यांकन वाले क्वेश्चनों में आपको निष्कर्ष तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। लिख लीजिएगा। समझ में आना, भूमिका, निष्कर्ष और डायग्राम का प्रयोग समझ में ना। उत्तर की रूपरेखा तैयार करने के लिए डायग्राम यानी कि चित्र हो गए जो, ठीक है, डायग्राम हो गए। जैसे उसने बोला कि भारतीय इकोनॉमी और पे आप लोग आजादी के बाद आज तक की उसकी जो विकास दर है उस पर चर्चा करें। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा 1960 के दौरान कितनी बड़ी, 1970 में इतनी बड़ी, 1980 में इतनी बड़ी। तो इससे क्या हो जाता है कि ये डायग्राम जो है एग्जामिनर पे इंपैक्ट कर जाता है कि यार हाँ, सामने वाले बंदे को पता है किस तरीके से लिखना है और किस क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन है, समझ में ना, इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन है, उस पर आप बना सकते हो। जैसे इतिहास पे आपसे पूछ रहा है कि जो अकबर का साम्राज्य है
जो अकबर का साम्राज्य है उस पे चर्चा कीजिएगा। तो आप भारत का मैप बना के अकबर के जो सूबे थे उनको दर्शा सकते हो। समझ में आया ना? जैसे उनने कहा भारत अंग्रेजों का भारत में, ठीक है, अंग्रेजों का भारत में मतलब सपोज करो कि कब कब भूमि बंदोबस्त हुए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप डायग्राम बना सकते हो। समझ में आना? डायग्राम कहाँ और किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक में काम आता है? सबसे ज्यादा डायग्राम आपको इन्वायरमेंट और इकोनॉमी में दर्शाने को मिलेंगे। और आप लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री पे जैसे सूबों पे क्वेश्चन आ गया है ना, और जैसे उसने पूछा कि 1985 से 1990 तक इंडियन कांग्रेस के सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए, तो आप दिखा सकते हो भारत का मैप बनाकर 1985 में यहाँ, 1986 में यहाँ, 1987 में यहाँ। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपका अप्रोच होना चाहिए कि मैं यार डायग्राम से दिखाऊं, जिससे क्या हो जाएगा, उत्तर की रूपरेखा जो है बहुत तरीके से पेश हो जाएगी। एग्जामिनर समझ जाएगा कि यार बंदे में नॉलेज है और बहुत ही इंपैक्टफुल इसकी जो है बुक है। और देखिएगा इसी में अगला जो है, ठीक है, इसी में जो आप उत्तर की आपकी लेखन शैली है, ये याद रखिएगा। उत्तर की जो लेखन शैली है उसमें प्रमाणिकता मतलब सत्यता व परवाह होना चाहिए। अब ये क्या है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप गप नहीं मार सकते हो। प्रमाणिकता का मतलब है कि होना चाहिए। आपसे अगर वो प्लेट टेक्टोनिक पूछे तो आप भूकंप का लॉजिक ना दो उसको, वो गप मारना हो जाता है। तो आपका जो आंसर है प्रमाणिकता से भरा होना चाहिए। अगर प्रमाणिकता नहीं है, अगर पहले ही क्वेश्चन में आप एग्जामिनर को गोल गच्चा देने की कोशिश कर रहे हो, वो समझ जाएगा कि ये बंदा जो है ये एडजस्टमेंट कर रहा, भाई साहब प्रमाणिकता तो है ही नहीं, पता नहीं ये प्री में ऐसे ही निकल गया होगा फैक्ट के रीजन से, मेंस कहां आएगा ऐसे बच्चों को, ये मेंस के लिखने के काबिल नहीं है। तो वो इस तरीके का अप्रोच, इस तरीके की धारणा बना सकते हैं आपके प्रति। तो याद रखिएगा जब भी आप एक अच्छा उत्तर लेखन शैली करोगे तो प्रमाणिकता होनी चाहिए, उस पर सत्यता होनी चाहिए, मतलब झूठा गप ये चीजें मत लिखना उस पर, ठीक है ना। आ रहा है पॉइंट टू पॉइंट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिएगा परवाह। यहां पे फ्लो का मतलब क्या है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपका जो आंसर है, एग्जामिनर अगर स्टार्टिंग में आपका आंसर पकड़ रहा है तो वो लास्ट में ही रुकना चाहिए, बीच बीच में उसको आप रुकावट वाले शब्द नहीं आने चाहिए। समझ में आना? अगर बीच बीच में रुकावट वाले शब्द डाल दे रहे हो तो आपका आंसर वैसे ही वो समझ जाएगा कि गप मार रहा। समझ में आना? स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक एक फ्लो होना चाहिए, बीच में रुकावट होगी तो आपको टेंशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो रुकावट, आप किसी का भी लेटर लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, बीच बीच में ऐसी चीजें आ जाती है जो रुकावट डालती है, तो आप पत्र को क्या करते हो, बंद करने में ही बेटर समझते हो, यार क्यों खोलूं मैं, बीच बीच में रुकावट कर रहा है ना। तो ये चीजें होती है। तो याद रखिएगा जब भी आप आंसर लिखोगे एक फ्लो होना चाहिए, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो है आप एग्जामिनर की क्या करते हैं, ऑथेंटिसिटी और कॉन्सिडरेट बना के रखे उस अपने कॉपी के प्रति कि भैया देख मैंने जो कंटेंट लिखा है ना वो मजबूर कर देगा आपको यहाँ पे रुकने के लिए, क्योंकि मैंने ऐसी प्रमाणिकता और ऐसे फ्लो के साथ लिखा है। समझ में ना? ऊपर पहली लाइन तो मैं आपको समझा ही चुका हूं, ठीक है। अगला देखिएगा मेंस में उत्तर लेखन में क्या होता है। उत्तर लेखन में ये सब चीजें मैं पहले बता रहा हूं, आप लोग ये मत समझना कि सर क्या कर रहे हो। आप किसी को भी ये वीडियो दिखाना, किसी भी मेंस वाले के जो भी पढ़ाते हैं, और बोलना कि सर ने हमें ये बताया, गलत है या नहीं। अगर वो गलत कहता है तो सीधे वाद संवाद करवा देना मेरा, कोई बात नहीं, मैं लाइव वाद संवाद कर लूंगा, तैयार हूं। लेकिन ये ही जिस तरीके से मैं आप लोगों के लिए ग्रुप सी के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो उसी तरीके से मैं आपको मेहनत कर रहा हूं कि कैसे आप मेंस अच्छा लिख सकते हो। बाकी देखिएगा पढ़ना आपके हाथ में, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको। कैसे हिंदी राइटिंग करनी है, कैसे जो गद्यांश आता है 50 नंबर का उसको आपको टैकल करना है ना। बाकी जीएस को ऐसे टैकल करना है, याद रखिएगा जीएस का टैकल आपको ऐसे करना है। बाकी जो लिखने का प्रयास हर रोज करते रहें, ऐसा नहीं कि मैं एग्जाम हॉल में ही लिखूंगा। एग्जाम हॉल में लिखने से देखो प्रैक्टिस होगी ना, पहले से ही प्रैक्टिस होगी तो आपको भी तो समझ में आएगा मैं कहाँ रुक रहा हूँ, क्या रुक रहा हूँ, किस तरीके से आपको
दिक्कतें हो रही है उसकी आप लोग चर्चा कर सकते हो, मेरे से पूछो या कोई और है उससे पूछो, है ना। तो उसमें हम बीच में सॉल्यूशन भी बता सकते हैं यार कि आप लोग क्या गलती कर रहे हो, किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए। आप सडनली ये सोच रहे हो कि यार मैं एग्जाम के दिन ही मेंस लिखूं, अभी पढ़ रहा हूं, तो यार मैं आपको बता रहा हूं उस दिन कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, इसलिए आज से ही लिखना जो है उसको शुरू कर दो। समझ में आना, आप अभी से लिखना शुरू कर दो और दिखाओ अपने दोस्तों को, अपने टीचरों को, आप दिखाना भी शुरू कर दो। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आपकी कॉपी सिर्फ एक टेबल में है और वहीं पे लिख रहे हो वहीं पे। देखिएगा मूल्यांकन कराना भी बहुत जरूरी है दूसरे टीचरों से या दूसरे साथियों से, अपनी कॉपी का मूल्यांकन कराना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से हैं और जिस तरीके से हम लोग टैकल कर रहे हैं तो हमें मूल्यांकन करवाना जरूरी है। कोई अच्छा है, कोई अच्छा गाइड कर रहा है और कोई अच्छी तरीके से आपको शिक्षा दे रहा है और आपके प्रति निष्ठावान है, उसी को दिखाएं। अगर जो आपके प्रति ये सोचता है कि यार कई बार ऐसा भी होता है ना यार, अच्छे पदों के लिए तैयारी करते हैं तो दूसरे लोग चिढ़ते भी है, समझ में आना। वो आपको हो सकता है आपने अच्छा भी लिखा हो, जानबूझ के उसको गंदा कहें और आप क्या हो उसमें आपका मॉरल डाउन हो जाता है और आप लोग वहां छोड़ के आगे की और मूवमेंट हो जाते हैं। पटवारी ऐसा ही हो जरूर, ठीक है। दिखाना उसी को जो आपके प्रति नकारात्मक सोच न रखता हो और जो सत्यनिष्ठा से भरा हो, जो आपको आगे ले जाने के लिए क्या करे, आपको मोटिवेट करे। ये बहुत जरूरी चीज है, याद रखेगा। उत्तर लेखन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो मेन फैक्ट है उनको रेखांकित करना, जो मेन फैक्ट है उनको रेखांकित करना। देखिएगा मेन जो फैक्ट है समझ में आना, जैसे आप लिख रहे हो कि भारत छोड़ो, जैसे बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 को आप क्या कर सकते हो, रेखांकित कर सकते हो। समझ में आया। जैसे आपने कहा कि जो स्वदेशी आंदोलन चला इसके एवज में, उसका नेतृत्व जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को आप क्या कर सकते हो, रेखांकित कर सकते हो। तो उत्तर लेखन तब और ज्यादा प्रभावशाली होगा जब आपके मेन फैक्ट जो है वो रेखांकित होंगे। एक दूसरी बात देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रेखांकित जो है वो भी एक लिमिटेड होना चाहिए, ये नहीं कि अनलिमिटेड हो। हर एक पहलू में रेखांकित, मैंने कह दिया रेखांकित तो सर ने रेखांकित कर दिया, आंसर अच्छा होगा। हर एक लाइन, हर एक पैरा, मतलब हर एक जो एक लाइन आती है पूरी समाप्त होती है एक पन्ने के कॉलम में, हर एक उसमें आपका रेखांकित है, हर एक चीज में रेखांकित है। ऐसे आप सपोज करो, आप खुद सोचो ना यार, आप खुद सोचो, ठीक है, आप खुद सोचो कि ये है, ये पैराग्राफ है, सपोज करो, ठीक है। मैंने हर एक पे, मैं जो हूं हर एक पे रेखांकित करते चल रहा हूं, हर एक उसमें है, ठीक है, हर एक उसमें है। अब ये दूसरा जो है, मैं दूसरा चाहता था, इसने एक यहां रेखांकित कर रहा है, एक यहां, तीन कर रखे, इंपोर्टेंट कर रहे हैं। तो इसने दो चीजों का ख्याल रखा इस विद्यार्थी ने, एक तो ये रखा कि महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करना है, दूसरा इस व्यक्ति ने यह भी ध्यान रखा कि इतने भी रेखांकित नहीं करने हैं जितना इस व्यक्ति ने कर रखा है। अब इसको और इसको देखने में ज्यादा प्रभाव किसको लगेगा, यार यहाँ पे लिखा है तो उसमें आपके जगह जगह पे क्या है बताइएगा, जगह जगह पे रेखांकित है, तो रेखांकित उस पैरा में आपको 250 शब्द सीमा है, 250 शब्द सीमा में लगभग आपके क्या है 50 से 60 शब्द तो जो है रेखांकित है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको रेखांकित भी करना है लेकिन लिमिटेड और महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर करना है। आई बात समझ में, उन्हें उजागर करना है, उन्हें हाईलाइट करना है। तो मेंस में इन चीजों का खासा आपको ध्यान रखना है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिएगा मैं आपको बता रहा हूं सब्जेक्ट कैसे तैयार करने हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था बताओ, आपने देख ही लिया होगा कि इकोनॉमी कितना महत्वपूर्ण है मेंस के लिए। सोर्स मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या आपको लेना है वो भी बताऊंगा, सब लिख रखा, टेंशन ना लो, ठीक है। ठीक है, जैसे अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र होगी, इसमें तो आपको करंट अफेयर मतलब तत्काल भी नहीं, इसमें याद रखिएगा, मेंस के लिए जा रहे हो। करंट अफेयर खासकर मोदी गवर्नमेंट की, तो हर एक जो महत्वपूर्ण नीतियां हैं उन पे आपका खासा फोकस होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार यूकेपीएससी ने लोगों को पका दिया था, क्या देते, योजना देते इतना सारा करंट पूछ रखा था, और मोदी की सारी योजनाएं, मेक इन इंडिया,
ठीक है, चाहे मेक इन इंडिया हो, मुद्रा प्लान हो, हर योजना मतलब मोस्ट ऑफ योजना पूछ दी। समझ में आया ना? तो इकोनॉमी इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कि इसमें आपको करंट अफेयर जो है सबसे ज्यादा तैयार करना है। खासकर मोदी सरकार की नीतियां हो गई, आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, आर्थिक समीक्षा आपको होना ही चाहिए। इस पे आपका जो है वो नॉलेज चेक करेगा कि जो सामने वाला बंदा है इसको भारत की आर्थिक समीक्षा का नॉलेज है कि नहीं है। क्योंकि अगर आपको भारत की आर्थिक समीक्षा का नॉलेज है तो आपको ये पता है कि भारत की इकोनॉमी कहां पे बूम कर रही है, कहां पे फिसल रही है, और किन किन सेक्टरों पे भारत सरकार का नुकसान हो रहा है और किन सेक्टरों पे फायदा हो रहा है। जीडीपी क्या है वर्तमान में, जीएनपी क्या चल रही है, पर कैपिटल इनकम क्या चल रही है, टैक्स हमारे देश में कितने लोग दे रहे हैं, सरकार जीएसटी से क्या प्रॉफिट हो रहा है, किस तरीके से हमारा राजकोषीय घाटा रहा, किस तरीके से राजस्व घाटा रहा, किस तरीके से जीडीपी में ग्रोथ हुआ, किस तरीके से एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुआ, किस तरीके से प्राथमिक सेक्टर चला, सेकेंडरी सेक्टर चला, थर्ड सेक्टर चला। कोविड के बाद देखिएगा बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो इकोनॉमी में कोविड का प्रभाव पूछ सकता है। तो ये सब चीजें आपको तैयार रखनी है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको सोर्स बता दूं, आप लोग सुनील अभिव्यक्ति आपने देखे होंगे, अनअकैडमी में आते हैं, वो आपने देखे होंगे, ठीक है। द हिंदू जो है उसका हिंदी में एनालाइज करवाते हैं, पीआईबी न्यूज का करवाते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का करवाते हैं। तो ये 3-4 न्यूज़पेपरों का जो है सुनील अभिव्यक्ति अनअकैडमी में, इन जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है इनका हिंदी रूपांतरण करके आपको बेस्ट कंटेंट देते हैं। तो इनके प्रीवियस जो लेक्चर है उनको भी देख लीजिएगा, इकोनॉमी से रिलेट, अन्य चीजों से रिलेट, और वर्तमान भी देखते रहिएगा। तो ये वेल अप्रोच भी बता देंगे कि किस तरीके से आपको टैकल करना है क्वेश्चन को और किस तरीके से परोसा जा सकता है। आरबीआई जो भी महत्वपूर्ण, या यूपीएससी लेवल का पढ़ाते हैं तो आप आराम से यूकेपीएससी जो है उसका लोअर पीसीएस टैकल या हैंडल कर सकते हो। तो जरूर देखना, बिल्कुल भी समझ में ना। द हिंदू आपको सबसे बेस्ट तरीके से यहीं पे परोसा जाता है, पीआईबी न्यूज हो गई, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, तो आपको लेने की भी जरूरत नहीं होगी, इतने बेनिफिट है इस यूट्यूब चैनलों के, ठीक है। दूसरा आपको इकोनॉमी अच्छी बनाने के लिए एनसीईआरटी की 11वीं की और 12वीं की बुक जरूर पढ़ लेना एक बार फिर से। अगर आपको मेंस में अच्छा करना है तो एनसीईआरटी 11-12 की बुक जरूर ले लेना। इसके अलावा रमेश सिंह मैं कहूंगा नहीं क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड बुक है, तो ये देख लेना। और जो करंट जो पर मैगजीन आती है, पर महीने की जो लेते हो, प्रतियोगिता दर कुछ हो, उसमें इकोनॉमी से संबंधित जीडीपी में क्या चेंज हुआ, रेपो रेट में क्या चेंज हुआ, ये सब अप टू डेट रहे, ठीक है। 11वीं 12वीं क्या जो बेसिक बनाने के लिए 11वीं 12वीं जरूर पढ़े। जो बच्चे आजकल मैं इकोनॉमी का टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो जरूर ध्यान दे कि सर ने जो कंटेंट बता रखा है, अगर आपको इकोनॉमी अच्छी बनानी है तो 11 की कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग परीक्षावाणी इकोनॉमी की ले लें और उसके बाद आप घटना चक्र पूर्वावलोकन ले लें। समझ में आना, इससे क्या हो जाएगा, आपकी इकोनॉमी एक बेहतर लेवल पे चली जाएगी। समझ में आना, ठीक है, ये आप समझ गए हो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये विज्ञान व प्रौद्योगिकी, चूंकि ज्यादा ग्रुप सी के छात्र लोअर पीसीएस में हैं तो उनको इस वाले टॉपिक को समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी लिख लीजिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले तो रोजमर्रा जो जिंदगी है उसमें इनका क्या प्रभाव पड़ा है, आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। और इसके लिए स्पेक्ट्रम की आती है, इसके अलावा एनसीईआरटी 11वीं, एनसीईआरटी 12वीं, एनसीईआरटी 8वीं, ये 3 बुकें भी ले सकते हो। अगर स्पेक्ट्रम नहीं ले सकते हो तो एनसीईआरटी 11, एनसीईआरटी 12 की और एनसीईआरटी 8वीं की लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। दूसरा देखिएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारतीय जो लोग हैं
उनकी उपलब्धियां, ये जरूर पढ़ लेना, पहले बता रहा हूं उनकी उपलब्धियां, भारत सरकार ने क्या उपलब्धियां हासिल की। जैसे आपने देखा होगा इस वाले टॉपिक में सबसे ज्यादा टारगेट कर सकता है क्या, आपका इसरो, क्योंकि लगातार इसरो साइंस के क्षेत्र में अलग अलग आयाम बनाते जा रहा है, तो इसरो के बारे में। अगला कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी, जो बता रहा हूं इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, समझ में आना। तो इस तरीके से आपको टैकल करना है। जैसे रोजमर्रा जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रभाव एंड्रॉयड मोबाइल का हुआ है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, कंप्यूटर से हुआ है, ठीक है, तो एटीएम से हुआ है, तो ये सब विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आ जाएंगी। तो इन चीजों को ऐसे टैकल करें। और सोर्स मैंने आपको बता दिया, इसका स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन हायर लेवल की है, थोड़ा शब्दावली तो आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छी शब्दावली का प्रयोग है। एनसीईआरटी 11 बार और 8वीं की आप लोग देख सकते हो, ठीक है, लिख लीजिएगा। इसके अलावा हाँ, इसके लिए भी द हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है वो भी चेक करते रहिएगा। हाँ, मेंस पढ़ने में मैं आपको बता दूं, अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो आपको इकोनॉमी से संबंधित जो मंत्रालय है और जो रिपोर्ट देता है, जैसे आपने देखा होगा सीएसओ क्या देता है, राष्ट्रीय आय का निर्धारण करता है, एनएसएसओ रोजगार बेरोजगारी पे देता है ना, और एनएसओ जो है, और आरबीआई आपने देखा होगा क्या देता है, मौद्रिक नीति देता है पर ईयर की। तो उनके अलग अलग वेबसाइटों में भी जाके आप लोग चेक कर सकते हो, वो भी बेस्ट है, ठीक है ना। अगर आपके पास सोर्स नहीं हो पा रहे हैं तो आरबीआई की होम पेज में जाइएगा और उसने इस बार कौन सी मौद्रिक नीति लॉन्च कर रखी है, छमाही है, कौन सी है, और क्या क्या चेंजेस कर रखे हैं, वो आसानी से आपको उसकी वेबसाइट में देखने को मिल सकता है। ऐसा भी कर सकते हो मेंस के लिए, ज्यादा तड़पना मत, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। भारत एवं विश्व भूगोल देखेगा, भारत व विश्व भूगोल, विश्व भूगोल तो देखेगा बहुत तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर देखेगा, इसमें आपको सबसे ज्यादा विश्व ज्योग्राफी में जो अवधारणाएं हैं उनको तरीके से याद करना पड़ेगा। जैसे प्लेट विवर्तनी सिद्धांत मैंने पढ़ा रखा है, एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। जैसे बिग बैंग थ्योरी समझ में ना, ऐसी प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, और जैसे ज्वालामुखी समझ में आना, पृथ्वी की भूसंरचना। तो यहाँ पे थोड़ा टिपिकल है, लेकिन मैंने पढ़ा रखा है ये सब चीज, आपको किसी और टीचर ने पढ़ा रखा है, तो इस चीज को तरीके से देख लेना। तो यहाँ पे आपसे प्लेट विवर्तनी सिद्धांत की विवेचना मूल्यांकन आ सकता है, बिग बैंग थ्योरी आ सकती है, पृथ्वी की भूसंरचना होती है। जैसे आपने देखा होगा वायुदाब पेटियों पर क्वेश्चन बन सकता है, वायुदाब पेटियां वर्ल्ड में, ठीक है। इसके साथ वायुदाब पेटियों के साथ साथ आपने देखा होगा ये बन सकता है, लिख लीजिएगा, ठीक है। चक्रवात का अध्ययन, तो टोटल मिलाकर फिजिकल ज्योग्राफी, जिसे आप वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कहते हो, उसको तरीके से टैकल करना है, समझ में आना। उसकी जो भी अवधारणाएं हैं उनको बेस्ट तरीके से डील करना है। आप ये सबसे बेस्ट है, मैं पहले बता रहा हूं। ये जो दृष्टि और जो यूपीएससी के लिए सबसे मेन अप्रोच वाले हैं उनका अप्रोच बता रहा हूं मैं, समझ में आया ना। तो कॉपी पेस्ट भी कह सकते हो, ये मत समझना कि हल्का फुल्का, समझ में आना, ये बेस्ट है, मैं आपको बता रहा हूं, आप सीरियस हो। और भी चीजें हैं, कुछ और भी बुक लाया हूं, तो उन सबसे और बहुत सारे जो आते हैं मेंस में, बाजीराव अन्य स्टूडेंटों के सबके व्यू लेके फाइनली एक निष्कर्ष बना रहा हूं कि इस तरीके से अपने आप को टैकल करें, ठीक है। तो ये टैकल करना आपको तरीके से। बाकी कोई भी दिक्कत होती है आप बिल्कुल फोन कॉल्स व्हाट्सएप कर सकते हो। तो आपको मेंस का टैकल मैंने आपको बताया आज किस तरीके से करना है, और इन सब चीजों के बीच में है, मैं पहले बता रहा हूं, अगर आप नकारात्मक आदमी है या पॉजिटिव ज्यादा आदमी है, तो आपको क्या, आपकी वो नकारात्मकता क्या हो सकती है, आपके लेखन शैली में झलक सकती है,
ठीक है, क्योंकि जिस तरीके के हमारा व्यक्तित्व होता है उस तरीके से हमारी लेखन शैली भी जो है वहां दिखती है। तो एक बात मैं बता दूं, अगर आप मेंस लिखोगे तो आप बिल्कुल न्यूटन होके चलना। आपको क्या करना है, वहां पे जज बनना है, एक प्रकार से याद रखेगा, समझ में आया ना। जज बनना है, दोनों पक्षों की बात बराबर सुननी है, बराबर रखनी है, और जो सही पक्ष है उसके साथ जाना है। और दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसियों में गलत भी होती है गवर्नमेंट की पॉलिसियां, तो ज्यादा नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है ना, ज्यादा नेगेटिव नहीं लिखना है, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव का हिस्सा होने जा रहे हो बहुत बड़े पद पे, और आप गवर्नमेंट के प्रति अभी से ही आग उगालना शुरू कर दोगे तो ये अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से अपने आप को क्या है मोटिवेट करें, और इस तरीके से अपने आप को चेंजेस लाए, जो मैंने आपको बताया। चेंजेस लाना बहुत जरूरी है, आज नहीं तो कल आप में चेंजेस आपको लाने ही पड़ेंगे अगर आगे बढ़ना है। तो मैंने जो जो चीजें बता रखी है, जो जो स्टेप बता रखे हैं, किन चीजों के लिए क्या सोर्स कर रखे हैं, और आप लोग इतिहास, जैसे आजादी के बाद भारत का इतिहास, जैसे आजादी के बाद भारत की आर्थिक व्यवस्था पे पूछ सकता है, आजादी के बाद जनसंख्या नीति पे पूछ सकता है, आजादी के बाद आपका और क्या है, जैसे भारतीय राज्यों का पुनर्गठन पूछ सकता है, ठीक है ना, गरीबी हटाओ पे, हरित क्रांति पे, इनको तरीके से पढ़ लेना। इसके अलावा आपका 1991 में जो आर्थिक क्या हुआ था, हाँ मतलब जो आर्थिक परिवर्तन हुआ था 1991 में, आर्थिक नीतियां, वो आपको पढ़नी है, ठीक है। जीएसटी पे पूछ सकता वर्तमान में क्या परिवर्तन आया है। तो इस तरीके से अपने आप को टैकल करना है, और कोविड पे तो खासा फोकस करना है, कोविड का टॉपिक की कोविड से भारतीय इकोनॉमी को कहाँ लाके खड़ा कर दिया और वर्ल्ड इकोनॉमी को कहाँ लाके खड़ा कर दिया, समझ में आया ना। तो ये चीजें याद रखेगा। आईपीसीसी की जो इंटर पैनल काउंसलिंग है उसकी रिपोर्ट आई है अभी इन्वायरमेंट पे, उसको भी जरूर पढ़ लेना, ठीक है। वहां से भी क्वेश्चन पढ़ सकता है, क्योंकि इस बार उसने बहुत ज्यादा जो है संवेदनशील व्यक्त कर रखा है। और साथ ही जो कॉप सम्मेलन है उनको भी तरीके से देख लेना कि कॉप सम्मेलन में किस पे सहमति बनी है। तो इसी के साथ चलेगा मैं, ठीक है। कल फिर से हमारा कोर्स शुरू हो जाएगा, और मैंने आपको बताया है अगर जो मेंस की करना चाहता है मेरे साथ, कहाँ पे, जहां पे मैं हूँ लोहाघाट चंपात में, आपकी क्लास नहीं चलेगी, जिनका परमानेंट कोर्स चल रहा है, शाम को बिल्कुल आपका पटवारी एसआई तक लास्ट तक साथ हूं मैं आपका। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे भी है जिले में जो मेंस के लिए थोड़ा मतलब मिसगाइड हो रहे हैं, उनको नहीं मिल पा रहा है, आर्थिक स्थिति कमजोर है। अगर ऐसा कुछ होगा, 15-20 लड़कों का बैच होता है, तो मैं 1 घंटे दे सकता हूँ, ठीक है। और विदाउट फीस, ऐसा मत समझना कि फीस है कोई, विदाउट फीस मैं अपने मार्केट में ही कर सकता हूँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग, मैंने फिर फेसबुक में भी पोस्ट कर रखी है, आप लोग बता भी सकते हैं जो मेरे से पढ़ रहे हैं। तो मैं आप अगर मेरे कोई आसपास में चंपावत या लोहाघाट से बच्चा जुड़ा है, आपके अगल बगल में किसी का एंटी मेंस है, तो उनसे बोलिएगा कि सर ने ये बोल रखा है। और आरओ का जो मेन अप्रोच है, अगर आप वो भी मेरे साथ चलते हो तो वो भी चल सकते हो, ठीक है। ग्रुप सी के तो यहाँ पे है ही कोचिंग सेंटर। तो अभी सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो पीसीएस, लोअर पीसीएस मेंस की आ रही है। तो इसी के लिए मैंने आपकी दिक्कतों को, क्योंकि देखो यार, हम लोग छात्रों के हितों में आगे आते हैं, हमारा मकसद पैसा कमाना या अन्य चीजें नहीं है। अगर आप 15-20 हो जाते हो तो विदाउट पैसे के एक टाइम निर्धारित कर लेंगे। हमारे दूसरे वाले जो परिवर्तन वाले मनीष सर थे, वो पढ़ा ही रहे हैं वहां रूम में, तो उसमें देख लेंगे फिर जो टाइम सुटेबल होगा। जिस टाइम पे वो पढ़ाते ठीक है, नहीं तो अगले टाइम पे हम कर लेंगे, ठीक है। इसकी टेंशन मत लेना। अगर करना चाहते हो तो बिल्कुल जहां पे आओगे ना, इस बार मेरे पास आओगे ना ऑफलाइन में, पहले ही बता रहा हूँ, सीरियस होकर करना है। और मैं सभी चीज कराऊंगा वहां पे, लेखन शैली सब चीज करवाऊंगा, ठीक है। जितना मुझे भी करना है, जो अनुभव मेरे को है, देखो पढ़ना ही है यार, है ना। अब मेंस की और थोड़ा झुकाव भी करना है हमें, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों को आगे पेपर के लिए मैं गाइड करता रहूंगा, और बिल्कुल भी टेंशन न ले, कंटेंट का आपको कभी भी रोना नहीं होगा हमारी ओर से। तो ठीक है, आज की वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हैं प्लीज उनको जरूर दिखाइएगा, है ना। आपके अगल बगल जो भी हैं उनको जरूर दिखाइएगा कि ग्रुप सी का छात्र ही है। अगर आप नाम नहीं भी लेना चाहते हो तो बोलना कि इस बंदे ने भी मेंस दे रखे हैं और इनने जो प्रॉब्लम फेस की तो वो सीधे बता रहे कि क्या क्या फेस हुई, और बिल्कुल जड़ पे वार किया है और बताया कि किस तरीके से हम मेंस में अच्छा कर सकते हैं, है ना। और टॉप लेवल के जो विद्वान हैं उनकी बातों को भी रखा है इन्होंने अपने मुद्दे पे। तो चलेगा इसी के साथ, ठीक है।